एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गैस क्लीनिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, मतलब जो ब्लास्ट फर्नेस से जो गैसेस निकलती है उसको हम कैसे क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये आयरन मेकिंग का 5वां वीडियो है। इससे पहले जो 4 वीडियोज़ मैंने बना के रखे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से आप जो भी वीडियोज़ हैं आयरन मेकिंग के वो आप वहाँ से देख सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं गैस क्लीनिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्चुअली में हमको गैस क्लीन करनी क्यों है। ठीक है, देखो जो ब्लास्ट फर्नेस से जो गैस आपका निकल रहा है, ठीक है, जो अपटेक से ब्लास्ट फर्नेस गैस जो आपका निकल रहा है ना, उसमें अराउंड आपका जो CO कंटेंट होता है वो लगभग 30% तक होता है। 30% तक उसमें CO कंटेंट होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है। ठीक है, तो ये CO होने के कारण ही ना ब्लास्ट फर्नेस गैस में कुछ कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब ये जो CO है ना वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना सकता है, CO2। तो ये जो रिएक्शन है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब CO जो है वो बर्न हो सकता है। ठीक है, मतलब जल सकता है। तो ब्लास्ट फर्नेस गैस में क्या है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू वो जल सकता है, हम उसको एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्लास्ट फर्नेस गैस को आपको डायरेक्टली हवा में नहीं छोड़ देना है ऊपर आसमान में, है ना। इससे आपको एनर्जी का लॉस होगा। और दूसरा क्या होता है, CO होने के कारण ना ये जो ब्लास्ट फर्नेस गैस होता है ना वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, या बोल सकते हैं पॉइजनस होता है। ठीक है, ये अगर CO कंटेंट कोई इनहेल कर ले, CO गैस को कोई सांस के थ्रू इनहेल कर ले अपने शरीर में, तो उसकी जान तक जा सकती है ना। इतना पॉइजनस होता है CO गैस। ये CO जो है ना हीमोग्लोबिन के साथ मिलके, जो हमारे खून में होती है ना हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे पूरे मतलब बॉडी में, ऑक्सीजन को ही सर्कुलेट करता है हीमोग्लोबिन, ये उसके साथ जुड़ जाता है CO, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ गया, CO जुड़ गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन नहीं लेके जा पाता, तो हमारे शरीर में क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, अल्टीमेट डेथ तक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये CO गैस बहुत पॉइजनस होता है। तो इन दो चीज़ों के कारण हम जो ब्लास्ट फर्नेस गैस है ना उसको डायरेक्टली हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस गैस का यूटिलाइज़ करते हैं। जो ब्लास्ट फर्नेस गैस होता है ना उसका यूटिलाइज़ करते हैं, बहुत जगह यूटिलाइज़ करते हैं। पहला सबसे बेस्ट जहाँ यूटिलाइज करते हैं वो होता है ब्लास्ट फर्नेस स्टोव। ठीक है, स्टोव के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था, 2nd नंबर के लेक्चर में मैंने बताया था स्टोव के बारे में पूरा कंप्लीट। वहाँ पे हम क्या करते हैं ना, और ये जो ब्लास्ट फर्नेस गैस है उसको बर्न करते हैं चेकर ब्रिक्स को गर्म करने के लिए। ठीक है, फिर वही गर्म चेकर ब्रिक्स से कोल्ड एयर गुजारते हैं तो वो ठंडी है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, वही हॉट ब्लास्ट कहलाता है। तो स्टोव में यूज़ करते हैं ब्लास्ट फर्नेस गैस को। इसके अलावा बहुत सारा जो ब्लास्ट फर्नेस गैस है वो रीहीटिंग फर्नेस में भी यूज़ होता है। ठीक है, रीहीटिंग फर्नेस मतलब रोलिंग से पहले जो मेटल को गर्म किया जाता है ना, बिलेट ब्लूम वगैरह को गर्म करते हैं। ठीक है, रीहीटिंग फर्नेस में वहाँ पर भी ब्लास्ट फर्नेस गैस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत जगह इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस गैस का तो बहुत यूटिलाइज़ करते हैं ब्लास्ट फर्नेस गैस का। अब देखो आपको यूटिलाइज़ करना है इस गैस का, तो इस गैस को आप डायरेक्टली यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब जैसे ब्लास्ट फर्नेस से तुरंत निकला, आप इसको सीधा ले गए स्टोव में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ब्लास्ट फर्नेस गैस जो होता है ना इसमें बहुत सारे अमाउंट में क्या होता है, डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है। ठीक है, क्योंकि आप ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो रॉ मटेरियल चार्ज कर रहे हो तो वहाँ बहुत सारा डस्ट जनरेट होता है। वो डस्ट जो है ना ब्लास्ट फर्नेस गैस के साथ ऊपर आता है। ठीक है, तो अगर आप इसको सीधे अगर यूटिलाइज़ कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जितना भी स्टोव वगैरह है, जहाँ भी रीहीटिंग फर्नेस वगैरह, वहाँ पे पूरा डस्ट जम जाएगा। ठीक है, पूरा डस्ट जम जाएगा, वहाँ का इक्विपमेंट वगैरह सब खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल है गैस में उसको आपको हटाना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को हटाते हैं गैस क्लीनिंग में। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात ब्लास्ट फर्नेस गैस के बारे में, अगर ब्लास्ट फर्नेस गैस की जो है ना कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। अगर आप 1000 kg कोक जलाते हो, ठीक है ना, तो 1000 kg कोक मतलब आप ब्लास्ट फर्नेस में डालते हो, तो इससे इतना ब्लास्ट फर्नेस गैस जनरेट होता है जितना कि 500 kg कोक करता होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1000 kg कोक डाल रहे हो ना, तो एक्चुअली में 500 kg ही उसकी एनर्जी वहाँ पे लग रही है, बाकी 500 kg की जो एनर्जी है ना वो ब्लास्ट फर्नेस गैस के साथ निकल जा रही है। समझ रहे हो, 1000 kg अगर आप कोक डालते हो ब्लास्ट फर्नेस में,
तो 500 केजी अमाउंट का जो उसका जो वैल्यू है, जो उसकी एनर्जी है, वो यूटिलाइज़ कर पाते हो आप ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, उसके अलावा जो 500 केजी कोक की जो एनर्जी है ना, वो ब्लास्ट फर्नेस गैस के साथ ऊपर चली जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ब्लास्ट फर्नेस गैस में। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे मतलब इसको क्लीन करते हैं। अब ये देखिए, ये जो डायग्राम ये वाला पहला जो दिख रहा है, देखो ये क्या बता रहा है, जो ब्लास्ट फर्नेस जो टॉप में, ठीक है, टॉप में आपने देखा होगा डायग्राम में ऐसे अपटेक पाइप लगी होती है। ये देखो, ये जो पाइप जा रही है ना, उसको बोलते हैं अपटेक। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस में 4 अपटेक होता है। इस वाले डायग्राम में देखो, ये वाले में ध्यान से देखो आप लोग, ये आपका ब्लास्ट फर्नेस का टॉप पोर्शन है ना। यहाँ से 4 अपटेक पाइप निकली हुई है, 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, तो चारों तरफ 4 आपको अपटेक पाइप दिखेगा। इसी अपटेक में से जो आपका जो गैस है, ब्लास्ट फर्नेस गैस है, वो अपटेक में से यहाँ से ऐसे बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसमें 2 अपटेक पाइप जो है ना, जाके एक डक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये 2 अपटेक पाइप मिलके क्या बन रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, एक डक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे 2 और जो है ना, वो एक और डक्ट बना रहा है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों डक्ट मिलके फिर एक सिंगल पाइप से कनेक्ट हो जा रहा है, सिंगल डक्ट में। ठीक है, जिसको बोलते हैं डाउन कमर, है ना। मतलब आपका जो 4 अपटेक्स है ना, वो बाद में मिलके क्या हो रहा है, एक सिंगल पाइप में जा रहा है, जिसको डाउन कमर बोला जाता है ना। उसके बाद यहाँ देखो ऊपर में क्या लगा है, इसको क्या नाम दिया गया है, ब्लीडर। ठीक है, ये जो अपटेक जो पाइप है 2 वो जाके एक डक्ट को ज्वाइन कर रहा है, एक, है ना। मतलब ये दोनों ज्वाइंट होकर एक पाइप बना रहा है। तो इसको टॉप पोर्शन में देखो, ये लगा हुआ है ब्लीडर। ये ब्लीडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये ब्लीडर क्या करता है ना, प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, मतलब ये जैसे आपका प्रेशर कुकर होता है ना, जिसमें हम दाल चावल बनाते हैं, उसमें क्या होता है, कुकर के ऊपर में सीटी लगी होती है। वो सीटी क्या करता है एक्चुअली में, वो प्रेशर मेंटेन करता है कुकर के अंदर। ठीक है, और एक सर्टेन प्रेशर के बाद वो क्या होता है, सीटी ऊपर उठ जाता है, तो उससे अंदर का प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, मतलब सीटी क्या कर रहा है, प्रेशर मेंटेन करने का काम कर रहा है। वो सेम चीज़ ये ब्लीडर करता है वहाँ पर। ठीक है, एक काउंटर वेट की तरह होता है, ऊपर में लगा होता है। एक सर्टेन प्रेशर से अगर वो ज़्यादा हुआ तो वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इससे जो गैसेस है वो रिलीज़ हो जाती है ना। क्योंकि आपको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर एक टॉप प्रेशर भी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, टॉप प्रेशर मेंटेन करोगे तब जाके उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं टॉप प्रेशर के। ब्लास्ट फर्नेस में टॉप प्रेशर आपको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि जितना हवा, मतलब जितना भी गैसेस उठ रहे हैं उसको सीधे जाने देना, ऐसा नहीं। एक प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जैसे कि ये होता है ना, मतलब जो कुकर होता है उसमें हम दाल पकाते हैं तो बहुत जल्दी पक जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर मेंटेन करके रखते हो। वही अगर खुले बर्तन में दाल पकाओगे तो उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई आप प्रेशर मेंटेन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये ब्लीडर क्या करता है, प्रेशर मेंटेन का भी काम करता है, और दूसरा ये है कि प्रेशर रिलीज़ का भी काम करता है। एक सर्टेन प्रेशर ये बना के रखता है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, चारों अपटेक में से ये क्या हो रहा है, एक तरह से सिंगल पाइप से जुड़ रहा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं डाउन कमर। अब ये देखिए, अब ये जो अपटेक पाइप का जो लोकेशन होता है ना ब्लास्ट फर्नेस में, जैसे ब्लास्ट फर्नेस का आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ये है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में लगा होता है 4 अपटेक पाइप, 1 2 3 और 4। तो ये जो अपटेक पाइप का जो लोकेशन है ना, वो जस्ट टूयर के एकदम ऊपर सीधे में नहीं होनी चाहिए। जैसे ये टूयर है आपका, इधर से टूयर है, चारों तरफ टूयर लगा होता है, तो ये जो अपटेक पाइप है ना, एकदम डायरेक्टली वर्टिकली ये अपटेक ऊपर नहीं होने चाहिए। ये जो टूयर के जस्ट ऊपर नहीं होनी चाहिए अपटेक जो है, ये एकदम डायरेक्टली ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये एक्टिव पॉइंट होता है। यहाँ से अगर आप यहाँ पे अपटेक लगा दिए तो क्या करता है ना, जो गैसेस है ना उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मतलब आपका जो ट्यूबर से जो गैस जा रहा है वो डायरेक्टली यहाँ से निकल के बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ऐसे जाके इधर से जाके ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब बीच में कम रिएक्शन करेगा, रिटेंशन टाइम उसका कम होगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्यूबर के जस्ट ऊपर आपको अपटेक नहीं लगाना है ना। अब ये जो डाउन कमर जो जा रही है ना पाइप, ये एक्चुअली बना होता है स्टील का पाइप होता है, लेकिन अंदर में फायर ब्रिक्स के रिफ्रैक्टरी लगे होते हैं। इस पाइप के अंदर में फायर ब्रिक्स के रिफ्रैक्टरी लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये डाउन कमर में चला गया। अब नेक्स्ट अब आ जाते हैं एक्चुअल में गैस क्लीनिंग में। ठीक है, मैंने तो अपटेक के बारे में बता दिया और ब्रीडर के बारे में बता दिया। अब यहाँ देखिए, जो डाउन कमर से सीधा जो आपका ब्लास्ट फर्नेस गैस है ना, वो आता है पहले डस्ट कैचर में। ठीक है, पहला क्या होगा, डस्ट कैचर में आता है। उसके बाद ये जाता है वेट स्क्रबर में, सेकंड वाला दिख रहा है वेट स्क्रबर। ठीक है, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर ये जाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में। ओके, फिर उसके बाद ये फिर चला जाता है आपका जो गैस होल्डर है, जहाँ पे गैस को होल्ड करके रखते हैं, वहाँ से फिर गैस होल्डर से इसको जहाँ पे भी आपको पहुँचाना है, रीहीटिंग फर्नेस में पहुँचाना है, स्टोव में पहुँचाना है, कहीं भी जहाँ पे पहुँचाना है उसको पहुँचा दिया जाता है।
ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट में तो पूरा एक डिपार्टमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वो पूरा इसको देखता है कि ब्लास्ट फर्नेस गैस को कहाँ भेजना है, कहाँ पे ज़रूरत है, कितने अमाउंट में भेजना है। ठीक है, तो उसका एक पूरा अलग से डिपार्टमेंट होता है। आप प्लांट में अगर स्टील प्लांट के अंदर जाओगे तो देखना पाइप का एक जाल बिछा होता है। तो ये पाइप जो जितने भी पाइप होते हैं ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ गैस फ्लो होते रहता है। कुछ में कोक ओवन गैस फ्लो होगा, कुछ में ब्लास्ट फर्नेस गैस फ्लो होता है, किसी में सिंपल एयर कंप्रेस्ड एयर फ्लो होता है। ठीक है, तो पूरा जाल बिछा होता है, कुछ ना कुछ गैस अंदर फ्लो करते रहता है ना। तो ये पहला जाता है डस्ट कैचर में, उसके बाद वेट स्क्रबर। तो वेट स्क्रबर को बोलते हैं प्राइमरी क्लीनिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को बोलते हैं सेकेंडरी कूलिंग, ठीक है। चलिए अब सीधा देख लेते हैं डस्ट कैचर के बारे में। अब यहाँ तक आपको समझ में आया कि ब्लास्ट फर्नेस गैस अपटेक में जा रही है, अपटेक से क्या हो रहा है, सिंगल डक्ट बन रहा है, उससे वो डाउन कमर में आ रहा है। अब डाउन कमर से डायरेक्ट ना जो ब्लास्ट फर्नेस गैस है वो आता है डस्ट कैचर में, ठीक है। तो डस्ट कैचर एक्चुअली में कैसे डस्ट को रिमूव करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो इसका प्रिंसिपल है ये है कि अगर गैस की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, गैस की वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसमें डस्ट कंटेंट भी ज़्यादा होगा। और अगर गैस की वेलोसिटी अगर कम हो गई तो डस्ट की क्वांटिटी भी गैस में कम हो जाएगी, है ना। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल हवा चल रही है, नॉर्मल डे पे ऐसी नॉर्मल हवा चलता रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा डस्ट नहीं होता। लेकिन कहीं किसी दिन आंधी तूफान आ गया, तो जब किसी दिन आंधी तूफान आता है तो देखोगे हवा में बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है, क्योंकि हवा डस्ट को अपने साथ लेके उड़ता है। तो क्यों होता है डस्ट, क्योंकि आंधी आती है तो उस समय हवा की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसके साथ डस्ट रहता है। अगर हवा की वेलोसिटी कम हो जाए तो डस्ट भी उसमें नहीं रहता है। सेम प्रिंसिपल में आपका काम करता है ये डस्ट कैचर। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस की वेलोसिटी है उसको अचानक से ज़ीरो कर देते हैं या अचानक से उसको चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखो ये जो है ना, ये जो पाइप है ये आपका डाउन कमर से, ये ब्लास्ट फर्नेस से गैस यहाँ पे आ रही है, डाउन कमर से होते हुए यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही ये आता है आपका ब्लास्ट फर्नेस गैस, ठीक है, आता है तो ये अभी क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद अचानक से इसके बाद ये अपवर्ड मोशन करता है, क्योंकि इधर से रहा है लेकिन जाना उसको इधर है, ठीक है। तो ये पहले क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड की ओर डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। उसके बाद अचानक से उसको क्या जाना पड़ रहा है, अपवर्ड जाना पड़ रहा है। तो इस दौरान जब डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है ना, तो गैस की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, और यहाँ ऊपर तक आते आते तो वेलोसिटी तो लगभग ज़ीरो हो जाती है ना। तो अब गैस की वेलोसिटी बहुत कम हो गई, ज़ीरो हो गई, मतलब जो डस्ट पार्टिकल है वो अब गैस के साथ ना जाके क्या होगा, ये डस्ट नीचे बैठना चालू हो जाएगा। यहाँ पे नीचे इधर क्या होगा, नीचे डस्ट बैठना चालू हो जाएगा। अब ये जो डस्ट है नीचे बैठ जाएगा, इधर ये कोनिकल शेप का है, नीचे और ऊपर दोनों कोनिकल शेप का होता है। नीचे यहाँ पे डस्ट बैठ जाएगा, यहाँ वॉल्व ओपन करके हम डस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, डस्ट को बार बार बाहर निकालना पड़ता है ना। इसके अलावा ये जो आपका ये देखो, ये जो पाइप आई है ना, ये भी थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ है बाहर की ओर। ये जो है ये पाइप ऐसे फैली हुई है ना। तो इसके कारण भी इसका वेलोसिटी कम होता है, क्योंकि अगर कोई पाइप ऐसे है, ऐसे जा रही है, तो ये फैल रही है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बढ़ रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जो गैस हाई स्पीड में आ रही थी, यहाँ पे एरिया बढ़ने के कारण ये स्लो हो जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है, ये पाइप फैली हुई है तो वेलोसिटी यहाँ पे कम हो जाती है, और जब डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है तब वेलोसिटी और बहुत कम हो जाता है। तो जितना डस्ट है वो नीचे बढ़ जाता है। तो डस्ट कैचर से लगभग ना आपका 60 to 75% जो भी डस्ट है, जो थोड़ा बड़े बड़े डस्ट है, एकदम माइक्रो लेवल को छोड़ दो, जो बड़े बड़े डस्ट है ना वो यहाँ पे पूरा अलग हो जाता है। ओके, अब देखिए, अब ये जाएगा सेकंड में। अब यहाँ पे चला जाता है आपका स्क्रबर में, इसको बोलते हैं स्क्रबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रबर। अब कहाँ से आ रहा है आपका जो गैस, कहाँ से आ रहा है, डस्ट कैचर से आ रहा है। तो डस्ट कैचर से ही जाएगा स्क्रबर में। अब स्क्रबर में देखो कैसे होता है रिमूव, डस्ट जो गैसेस जा रही ना, जिसमें डस्ट है उसमें हम पानी छिड़क देते हैं। जैसे मान लीजिए गैस यहाँ से जा रही है, ठीक है, हम ऊपर से क्या कर देते हैं भाई, पानी छिड़क देते हैं। तो उससे क्या होता है, जितने भी डस्ट जो होते हैं ना वाटर के कांटेक्ट में आके नीचे बढ़ जाती है, और गैस जो है वो ऊपर निकल जाती है। जैसे एग्जांपल के कभी कभी घरों में देखे होंगे कि जब हम बाहर झाड़ू लगाते हैं, अपने घर के बाहर जब झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ती है, तो बोलते हैं कि थोड़ा सा पानी छिड़क दो। पानी छिड़कने से क्या होता है, डस्ट बैठ जाता है ना। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ प्रिंसिपल यूज़ होता है। ये जो स्क्रबर देखो, स्क्रबर का डिज़ाइन कैसा है, ये स्क्रबर ना ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का। इसके अंदर फायर ब्रिक्स की लाइनिंग होती है, ये सिलेंड्रिकल होता है,
और ऊपर थोड़ा सा कोनिकल शेप का होता है, ऊपर और नीचे थोड़ा केमिकल शेप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे गैसेस कहाँ से जाती है, इधर से नीचे से गैसेस अंदर जाती है। ये गैस कहाँ से आ रही है भाई, डस्ट कैचर से आ रही है। इस गैस को हम क्या करते हैं, इस स्क्रबर के नीचे से गुजारते हैं, है ना। तो ये नीचे से ऐसे गुजरता है और इधर से होकर ये बाहर निकल जाता है। तो अब देखो यहाँ से आ रही है, इधर जा रही है, मतलब अब इन बिटवीन इसमें क्या हो रहा है देखिए। यहाँ पे देखो बहुत सारे जो ये दिख रहे हैं ना लाइन लाइन आपको, ये क्या होता है, ये वुडन होता है। ये क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, कि लेयर बाय लेयर लकड़ी का बना होता है। और इस वुडन में क्या होता है, बीच बीच में छेद होते हैं। जैसे आपका वुडन है ये, ठीक है, इसमें बीच बीच में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे, है ना। तो जब गैसेस इससे होके बाहर निकलती है ना, तो बहुत छोटा छोटा जेट बनाती है, मतलब छोटे छोटे होल से बाहर निकलती है ना। ये सब करने का कारण क्या होता है, जब आप वाटर देखो ऊपर में, यहाँ पे हम वाटर स्प्रे करते हैं, सबसे ऊपर में हम वाटर स्प्रे करा रहे हैं, है ना। टॉप व्यू से अगर आप देखोगे तो ऐसे इस तरीके से हम वाटर स्प्रे करा रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो गैस है और वाटर है उसका कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है ना। अगर आप मान लीजिए पूरा गैस को ऐसे ले जा रहा है, ये गैस जा रहा है, ऊपर से आप इसमें पानी छिड़क रहे हो, तो क्या होगा, बहुत सारा गैस ना बिना वाटर कांटेक्ट में बाहर निकल जाएगा। तो अच्छे से जो है डस्ट वो रिमूव नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे ये वुडन का इस्तेमाल करते हैं। परफोरेटेड वुडन होता है, मतलब बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ से गैस बाहर निकलती है। और ऊपर से हम क्या दे रहे हैं, वाटर स्प्रे करा रहे हैं, है ना। चारों तरफ से जैसे टॉप व्यू, तो हर जगह से इसमें वाटर स्प्रे कर रहे हैं। तो वाटर स्प्रे करेंगे और जो गैसेस है छोटे छोटे छिद्र से बाहर निकल रही है, तो ये गैस बहुत ही अच्छे से वाटर के कांटेक्ट में आती है। अब जो भी डस्ट वाटर के कांटेक्ट में आई, तो वो डस्ट जो है वो नीचे बैठ जाता है, इसी वुडन के ऊपर वो डस्ट क्या होता है, बैठ जाता है ना। और फिर वो वाटर से वॉश आउट हो जाता है। जो डस्ट बैठ गई यहाँ पे, ये जो वाटर आप स्प्रे करा रहे हैं उसके साथ साथ वो डस्ट जो है पानी के साथ साथ नीचे आ जाती है, और ये जो कोनिकल शेप है ना, यहाँ के इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, अब ये जो फिर यहाँ पे जो इकट्ठा होती है वो स्लरी के फॉर्म में इकट्ठा होती है। स्लरी मतलब जिसमें कि आपका डस्ट भी है और वाटर भी है। बाद में स्लरी का थिकनिंग प्रोसेस करके फिर वाटर और ये जो है डस्ट पार्टिकल उसको अलग कर लेते हैं, और जो वाटर वहाँ से मिलता है उसको फिर से क्लीन करके वापस से स्प्रे करने के लिए यूज़ कर देते हैं। और जो डस्ट मिलता है ना, जो डस्ट कैचर से मिल रहा है या यहाँ से मिल रहा है, उसको हम भेज देते हैं सिंटरिंग या पैलेटाइजेशन में, उसको वापस से फिर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया। वाटर स्प्रे कराते हैं, गैस को हम छोटे छोटे वुडन के जो छिद्र होते हैं वहाँ से बाहर निकालते हैं, इधर से वाटर स्प्रे कराते हैं, तो अच्छे से कांटेक्ट होता है दोनों का, और वो डस्ट जो है नीचे बैठ जाता है। ठीक है, ये इस तरह से काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट है ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्लीनिंग, है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है ना, सबसे बेस्ट क्लीनिंग होता है। इससे लगभग बहुत छोटे छोटे जो डस्ट होते हैं, एकदम माइक्रो लेवल के जो डस्ट होते हैं ना, वो भी इससे रिमूव हो जाते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट का भी एक रूल आ गया है कि हर वो प्लांट जहाँ से पॉल्यूटिंग, मतलब जहाँ से पॉल्यूशन होता है, ठीक है, पॉल्यूटिंग गैस निकलती है, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाना कंपलसरी है। ये गवर्नमेंट का रूल हो गया है। ठीक है, बट कई जगह पे वो लोग रूल अप्लाई नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में। अब देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, अगर किसी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को, किसी छोटे डस्ट को अगर आप वोल्टेज के बीच में लाओ, दो स्टैटिक वोल्टेज के बीच में अगर आप लाओगे, तो जो डस्ट होता है ना वो चार्ज हो जाता है। जो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं या नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो चार्ज होने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड से चिपक जाएगा। अगर डस्ट पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से चिपक जाएगा, और वहीं पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से चिपक जाएगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे, सिंपल इस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो क्या क्या रहता है इसमें। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो नीचे से है ना, गैस को हम नीचे से यहाँ से भेजते हैं। ठीक है, नीचे इनलेट होता है गैस का, गैस यहाँ नीचे से जाता है। यहाँ देखो ये गैस इनलेट दिया गया है, यहाँ से गैस जाता है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, ये देखो बीच में इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जो आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये क्या है, वो इलेक्ट्रोड है। या तो ये ट्यूब होते हैं या प्लेट होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ट्यूब भी हो सकते हैं और प्लेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्यूब और प्लेट होते हैं, और उसी के बीच में देखो एक और लाइन गई है, ये वायर लगे होते हैं। अगर ट्यूब शेप का है वो, तो ट्यूब के बीच से एक वायर गुजरती है ना। या फिर अगर प्लेट है तो उसके प्लेट के बगल से होते हुए एक वायर गुजरती है, जो
मतलब एक्चुअल में जो वोल्टेज सप्लाई करता है। अब देखो, अब ये जो गैस है जब इस दो इलेक्ट्रोड के बीच से होकर गुजरता है तो इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है, वोल्टेज डिफरेंस है। मतलब इस ये जो दो इलेक्ट्रोड है ना, एक इलेक्ट्रोड और मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रोड, तो इसमें वोल्टेज आपका जा रहा है ना, तो वोल्टेज डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में हाई वोल्टेज एक तरह से रीजन, यहाँ पे एरिया क्या है, हाई वोल्टेज रीजन है। तो जैसे ही डस्ट पार्टिकल ब्लास्ट फर्नेस गैस में जो डस्ट होता है ना, जैसे इसके बीच में आता है वो चार्ज हो जाता है। फिर चार्ज होने के कारण क्या होता है, इसी इलेक्ट्रोड में आके चिपक जाता है ना। कुछ ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में चिपकेंगे, कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रोड में चिपक जाएंगे, है ना। फिर इसी ट्यूब या फिर जो प्लेट होता है ना, यहाँ से वाटर को हम गुजारते हैं, यहाँ से क्या होता है, वाटर फ्लो होते रहता है। अब ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, वो क्या करेगा, जो डस्ट इसमें चिपका है प्लेट में या ट्यूब में, जो डस्ट चिपका है उसको वो वॉश आउट करते हुए नीचे ले जाएगा। ठीक है, ये डस्ट जो पार्टिकल चिपका है वाटर के साथ वो नीचे वॉश हो जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ नीचे में, यहाँ पे जमा हो जाएगा एज ए स्लरी के फॉर्म में। जैसे वेट स्क्रबर में हुआ था ना, स्लरी मिला था, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम आपको स्लरी ही मिलेगा, वाटर और डस्ट एक साथ। बाद में फिर उसको थिकनिंग प्रोसेस करके यहाँ से भी वाटर अलग कर लेते हैं, फिर उसको क्लीन करके फिर यूटिलाइज़ करते हैं, और जो डस्ट होता है उसको वापस से हम सिंटरिंग या पैलेटाइजेशन प्लांट में भेज देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये वापस से ये जो आपका गैस है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे सब पूरा ये सब दिया गया है, क्या क्या लगता है, इंसुलेटर होता है, फिर वाटर जाता है, यहाँ पे देखो बीच में वायर गया हुआ है और ट्यूब और प्लेट है। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है और जो स्क्रबर है वो दोनों एक साथ बनाया जाता है। देखो यहाँ पे स्क्रबर भी साथ में साथ है, यहाँ से जो गैस निकलती है सीधा सीधा कहाँ चली जाती है, ईएसपी में, मतलब ये दोनों एक साथ है। ऐसा भी होता है, कई जगह अलग अलग भी होता है, डिपेंड करता है, डिज़ाइन अलग है बट काम उसका सेम है। अब ये जो ईएसपी जो होता है ना, कई जगह पे क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये पहला और ये दूसरा। तो कई बार मान लीजिए रिपेयरिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं, एक अगर बंद है तो भी दूसरा चालू होता है, और नॉर्मल कंडीशन है अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों अच्छे से काम करते रहेगा। ठीक है, दोनों चालू रहेगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन कहीं रिपेयरिंग की बारी आई, मान लीजिए एक में रिपेयरिंग हो रही है तो दो जो है वो आपका काम संभालेगा, अगर दूसरे में रिपेयरिंग चल रही तो पहला वाला आपका काम संभालेगा। इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका ब्लास्ट फर्नेस गैस निकल रहा है वो अब कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। इसको फिर ले जाते हैं आपका गैस होल्डर में। तो गैस होल्डर में बड़े बड़े मतलब होल्डिंग यूनिट होते हैं, वहाँ पे पूरा ब्लास्ट फर्नेस गैस को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, फिर होल्डर से यहाँ से निकली होती है पाइप, फिर ये पाइप के थ्रू स्टोव में जाएगी, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी प्लांट के अंदर वहाँ से इसको भेजा जाएगा पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, तो ये था गैस क्लीनिंग सिस्टम का पूरा वीडियो। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।